नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 13 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीज फायर को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है और बहुत जल्द सीज फायर हो सकता है। वहीं परमाणु कार्यक्रम चेक करने वाले अब इस समय ईरान में पहुंच चुके हैं। क्या बड़ी अपडेट है अभी आपको वीडियो में डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही ट्रंप को पुतिन ने ऐसा झटका दिया है कि इस झटके के बाद ट्रंप पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। अहम खबर है, इसके बारे में भी अभी आपको पता चलेगा। और साथ ही गजा में सीज फायर के साथ साथ कितने लोग मारे जा रहे हैं, सीज फायर के नाम पे कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है, ये खबर भी आप जरूर सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही अहम खबर है। खैर, जितनी चीजें मैंने आपको बताई इससे कहीं ज्यादा अहम खबरें आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ या फिलिस्तीन के साथ, ये बात आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट होता है वो दुआओं का काम करता है। तो दुआ आप जरूर कीजिए, फिलिस्तीन के हक में कीजिए, क्योंकि हम आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं और दुआ में बहुत ताकत होती है। खैर, आप दुआ के तौर पे कमेंट करते रहें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहले गजा में सीज फायर की बड़ी अपडेट जो आई है वो आप जान लीजिए। बहुत समय बाद एक उम्मीद जगी है कि अब शायद सीज फायर हो जाए, क्योंकि इस बार हमास के सीनियर डेलीगेशन जो हैं वो भी कतर जा चुके हैं बातचीत करने के लिए। और इजराइल ने भी अपने लोगों को भेजा है बातचीत करने के लिए। कतर के प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से इस बार कहा है कि शायद इस बार सीज फायर हो जाए। प्रयास पूरी तरीके से है, उम्मीदें जग चुकी हैं। अगर कंप्लीट सीज फायर नहीं हुआ तो कम से कम पार्शियल सीज फायर हो जाएगा। और इस बात को आज बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने मुंह से कहा कि हम कम से कम पार्शियल सीज फायर करना चाहते हैं, लेकिन हमास नहीं चाहता। ये उन्होंने एक घिनौना सा आरोप लगाया और साथ ही कहा कि हम करना चाहते हैं। पहली बार नेतन्याहू ने अपने मुंह से माना कि वो सीज फायर करना चाहते हैं, सीज फायर के हक में हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि जो नेतन्याहू अब तक इतनी मौतें बांट रहा था, अचानक से उसके दिमाग में सीज फायर का ख्याल कैसे आया? तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी राजनीति है। क्या पूरी कहानी है आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन देख लीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। आपको याद होगा 7 अक्टूबर साल 2023 अचानक से हमास की तरफ से इजराइल पे हमला होता है। जो मोसाद पूरी दुनिया में ये नजर गड़ा के बैठा है कि किसके थाली में कौन सा खाना है, किसके मोबाइल में कौन सा ऐप है, जो पेजर में घुस के बैठा था कि अचानक से लेबनान में पेजर अटैक करवा देता है, उस मोसाद एजेंसी के पास ये जानकारी नहीं पहुंच पाती कि उनके ही देश में हमला होना है। जाहिर सी बात है, मोसाद एजेंसी को ये बात पता थी। उन्होंने बॉर्डर को खोल रखा था। आप सोच के देखिए कि जिस गाजा को पूरी तरीके से उन्होंने कवर कर रखा है, अचानक से इजराइल से लगने वाले बॉर्डर को खोल दिया गया। सब राजनीति थी ताकि इजराइल के ऊपर हमला हो और बाद में इनको वहां पे मारने का मौका मिले। अल्टीमेटम गोल इनका यही था कि एनी हाउ गजा को कब्जा किया जाए। अब क्या हुआ कि इन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर हमला करवाया। हमला करवाने के बाद इन्होंने हमला शुरू किया, एक एक करके लोगों को मारना शुरू किया। इनका अपना आंकड़ा है कि इन्होंने 25,000 हमास के लड़ाकों को मारा, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने 80,000 के करीब इंसानों को मारा। 1.5 लाख के करीब इंसान ऐसे हैं, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, मर्द, औरत, जो भी आप समझे, लड़कियां, इन सबको घायल किया, अपंग कर दिया। इसके बाद भी जब इनका मन नहीं भरा तब इन्होंने एक नया कांड किया। इन्होंने गजा में जो मदद पहुंच रही थी उसको रोक दिया। गजा में जब मदद पहुंच रही थी उसको रोक दिया। उसके बाद इनको लगा कि शायद अब मामला बन जाएगा और जो गजा के लोग हैं गजा को छोड़ के भाग जाएंगे। जब यहां भी बात नहीं बनी, जब वो लोग खाली पेट लिए, हाथों में डंडा लिए अपने ही गजा में खड़े रहे, बैठे रहे, तब इन्होंने नया बवाल मचाया। इन्होंने कहा कि अब गजा को कब्जा करना ही एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि जब तक गजा को कब्जा नहीं करेंगे जंग नहीं रुकेगी। सारा शुरुआत से लेकर आखिरी तक इनका स्क्रिप्ट था, लेकिन अंत में इनको दिक्कत हो गई। जैसे ही इन्होंने गजा को कब्जा करने की बात बोली, अचानक से पूरी दुनिया ने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। और जैसे फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया और साथ ही पूरी दुनिया ने इनको बुरा भला करने की कोशिश की। इनके साथ बाइकॉट जैसा सुलूक किया गया। कहीं कहीं इनके दूतावास पे हमले हुए, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। कितने लोगों ने इनके साथ बिजनेस डील रद्द कर दी, ये तो आप जान ही रहे हैं। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने इनके साथ वीज़ा तक का व्यवहार खत्म कर दिया, यानी इनके लोगों को वीज़ा तक नहीं मिल रहा। आज फ्रांस ने इनके वीज़ा को कैंसिल कर दिया। अब कोई भी यहूदी जो होगा, जो इजरायली होगा, वो फ्रांस में वीज़ा नहीं पा सकता। इसके बाद क्या हुआ कि इनको लगा कि मामला फंस रहा है। पूरी दुनिया में जब हम अलग थलग कर दिए जाएंगे तो फिर हम गजा को कब्जा करके करेंगे क्या? तब इन्होंने नया सगुफा खोला। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं, आप लिखित लीजिएगा, ये हमास को बुलाएंगे, ये बातचीत करेंगे और बाद में कहेंगे कि देखो हम तो शर्तों पे रेडी थे, हमास इस शर्तों पे रेडी नहीं है, इस वजह से सीज फायर नहीं होगा। यानी सारा ब्लेम जो है हमास के ऊपर डाल दिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि जो हमास है वो सीज फायर नहीं चाहता, अब हमारी मजबूरी हमला करना।
तो जो लोग बहुत ही चिंगाड़े मार के आपको बता रहे होंगे कि अब तो सीज फायर हो गया, अब तो सीज फायर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनका जो मकसद है, इस मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। आज जिस समय ये बातचीत करने के लिए हमास के लोगों को बुला रहे थे और जिस समय इजराइल के डेलीगेशन कतर में पहुंच चुके हैं बातचीत करने के लिए, उसी दौरान आज इजराइल ने भारी एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक करके आज इन्होंने 89 लोगों को मारा है, 89 लोगों को, जिसमें से 85 ऐसे हैं जो वहां पे मदद बांट रहे थे। आलम ऐसा है, मदद वाली खबर अगर आपको बताऊं तो आज पूरी दुनिया के लोग सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप कर रहे हैं, ट्रक से खाना नहीं भेज रहे हैं। आपने कभी जानने की कोशिश की क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह आज ये है कि अगर खाना ट्रक से ले जाया जाता है तो उसको जाने नहीं दिया जाता, जो ट्रक वहां पे पहुंचती है उसको लूट लिया जाता है, और जो लोग मदद बांटने जाते हैं, आप सोचिए जिंदगी उनकी किस कदर हथेली पे है कि आज 89 में से 85 ऐसे जो मदद बांट रहे थे। तो 50-50 लोग जब मदद बांटने जाएं और उनको मार दिया जाए तो कौन ऐसा होगा जो दूसरे देश में मरने जाएगा? और यही वजह है कि आज सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप हो रहा है। खैर, एक और खबर आपको बताता हूं पत्रकारों से रिलेटेड। गाजा में क्या कुछ चल रहा है आप जान लीजिए। नेतन्याहू ने 2 दिन पहले कहा था कि हमारे खिलाफ जो पत्रकार हैं वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और इस प्रोपेगेंडा में हमको बदनाम किया जा रहा है। इसी के बाद आज नेतन्याहू ने बड़ा हमला किया पत्रकारों के ऊपर, और अल जजीरा की रिपोर्ट है कि जब से ये पूरा बवाल चल रहा है, अल जजीरा के 270 से ज़्यादा पत्रकारों को मार दिया गया। 270 से ज़्यादा पत्रकारों को मार दिया गया, और मारने के बाद पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा इजराइल द्वारा फैलाया गया कि ये लोग इजराइल के खिलाफ कुछ कड़ा एक्शन ले रहे थे, कुछ गलत न्यूज़ दिखा रहे थे। अरे भाई, गलत न्यूज़ भी दिखा रहे थे तो आप इनके चैनल को टर्मिनेट करवा देते, आप इनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाते, आप कुछ भी करते, लेकिन गलत न्यूज़ के बदले जिंदगी। ऐसे हिसाब से तुम्हारे देश में बहुत सारी गोदी मीडिया बहुत कुछ बता देती है। कभी 2000 के नोट में चिप खोज देती है, कभी कुछ और बड़े कांड को कर देती है, कभी मोदी जी में उनको शंकर भगवान नजर आने लगते हैं। तो इस हिसाब से तो सबको निपटा ही दिया जाए। ये चीज़ें नहीं चलती। डेमोक्रेसी है, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है। हर आदमी अपनी खबरों को दिखाने के लिए स्वतंत्र है और होना भी चाहिए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही नीदरलैंड से। इन्होंने जो पूरी दुनिया में बवाल मचाया है, नीदरलैंड में आज इनको वो देखना पड़ा जो शायद बहुत कम लोगों ने देखा है। नीदरलैंड में डच एक जगह है, इस डच में इनका एक दूतावास है, इजराइल का दूतावास, जहां इजराइल के सीनियर जो इनवाय हैं वो बैठते हैं। आज इनके दूतावास पे हमला हो गया। सोचिए, किसी देश का दूतावास सबसे महफूज जगह मानी जाती है, लेकिन आज इनके दूतावास पे हमला हुआ। खबर ये है कि कुछ लोग दूतावास के पास आते हैं, फिर फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। अंदर से इन लोगों ने कुछ ऐसी हरकत की जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटता है। फूटने के बाद उन्होंने पेंट से, ईंट से, पत्थर से खिड़कियों पे हमला किया। जो सीनियर डेलीगेशन थे इजराइल के, वहाँ से दुम दबा के भागते हैं। भागने के बाद वहाँ पे फौरन जो डच की पुलिस है मौके पे आती है, मामले को संभालती है, 3 लोगों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया में इनकी थू-थू हुई कि आपके दूतावास पे हमला हो गया। आप सोचिए, भारत पाकिस्तान की जंग चली, कभी दूतावास बीच में नहीं आया। तमाम और चीज़ें होती हैं, कभी दूतावास बीच में नहीं आता, लेकिन आज इनके दूतावास पे हमला हुआ क्योंकि इनका जो सहूर है पूरी दुनिया में इनको जलील करवा रहा। इनकी जो हरकतें हैं, आप ये जानिए, इनकी जो हरकतें आज इनको जलील करवा रही। इनके साथ कोई सिंपैथाइजर नहीं है, कोई इनको सहानुभूति नहीं देना चाहता। पूरी दुनिया में किसी ने कंडेम नहीं किया कि तुम्हारे ऊपर जो हमला हुआ है दूतावास पे गलत है, किसी ने नहीं कहा। सबने कहा कि भाई तुम्हारा सहूर है, तुम उसको झेलो। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। इनके जो पप्पा जान है, आप उनकी भी कहानी जान लीजिए। ट्रंप भाई साहब ने ऐलान किया था कि वो जाएंगे मिलने पुतिन से। फोन मिला दिया पुतिन को और कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, आओ मुझसे मिलने। इसके बाद एक न्यूट्रल बैकग्राउंड तैयार किया। इन्होंने कहा देखो, जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही, इस लड़ाई की वजह से काफ़ी लोगों की जान जा रही, काफ़ी लोग मुसीबत में हैं, और यही वजह है कि तुम एक काम करो यार, तुम लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दो, जो कुछ तुम्हें चाहिए हम तुमको दे देंगे, और हमें जो चाहिए वो तुम नॉमिनेट कर देना, यानी नोबेल पीस प्राइज़। पुतिन ने कहा अच्छा क्या चाहते हो बताओ। ट्रंप ने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पुतिन ने कहा ठीक भाई मिल लो, क्या दिक्कत है। ट्रंप ने कहा मिलना चाहता हूँ, तो पुतिन ने कहा भाई मिल लो, क्या दिक्कत है, हम रेडी बैठे हैं बातचीत करने के लिए। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि अच्छा एक काम करो, यहाँ आ जाओ मिलते हैं। पुतिन ने कहा अच्छा एक बात बताओ, मिलना किसको है। ट्रंप ने कहा मुझे। तब पुतिन ने कहा कि तुझे मिलना है तो तू रशिया आना, मैं क्यों आऊँ, काम तेरा तू आ। जो ट्रंप अब तक चीख चीख के पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि मैं पुतिन को बुलाया हूं, पुतिन मुझसे मिलने आ रहे हैं, अचानक से इनका सुर बदला और उन्होंने कहा कि 15 तारीख को मैं रशिया जा रहा हूं मिलने पुतिन से।
पुतिन ने कहा मैं नहीं आऊँगा, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गरज नहीं पड़ी, तुम्हारे घर जो तुम आओ। उसके बाद ये भाई साहब जा रहे हैं और इसी दौरान रशिया ने इनको बड़ा झटका फिर दे दिया। दरअसल रशिया ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल जिसका नाम बुरेवेस्टनिक है। बुरेवेस्टनिक जो मिसाइल है, इसका जो मॉडल नेम है जिसको ये टेस्ट करने वाले हैं 9M730। 9M730 एक ऐसी मिसाइल है जिसकी आप काबिलियत जान जाएंगे तो शायद आप अंदर से हिल जाएंगे। इस मिसाइल की सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि ये मिसाइल धरती के किसी भी कोने में जा सकती है। आप इसका कोई रेंज नहीं निकाल सकते। आपसे कोई कहे कि इस मिसाइल की रेंज कितनी है तो आपको ये नहीं बोलना कि 2000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। इस मिसाइल की काबिलियत है कि दुनिया के किसी भी कोने में मारना हो, इसको टारगेट करके मार दो। प्रिसाइज इतनी कि जिस टारगेट के लिए भेज दिया वहीं जाएगी, बाकी चीज़ों को ये चकमा दे देगी, उनको इल्यूजन क्रिएट कर देगी, वो चीज़ें भटक जाएंगी, अपने टारगेट पे जाएगी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस मिसाइल में न्यूक्लियर फ्यूजन भरा जाता है। ये परमाणु बम ले जाने में कैपेबल है। और इस मिसाइल की ऑफिशियल जो टेस्टिंग है वो 15 ही तारीख को होगी, जिस तारीख को रशिया में ट्रंप मौजूद होंगे। बाकायदा 40,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, 40,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया को खाली करा दिया रशिया ने और कहा कि यहाँ भाई कोई आएगा नहीं, कोई जहाज ऊपर से ना जाए, कोई नेवी की जहाज ना जाए, समुद्र में टेस्ट होना है तो ना कोई नेवी वाला हो, ना कोई कमर्शियल जो जहाज होती हैं, शिप होती हैं, वो ना रहे, ऊपर से कोई फ्लाइट ना हो, चूँकि इसमें रेडिएशन भी फैल सकता है। इसमें इसका जो एक्सप्लोजन होगा शायद मात्रा से ज़्यादा भी हो जाए। तो 40,000 वर्ग किलोमीटर का जो पूरा एरिया है उसको खाली कराया रशिया ने। आप सोच के देखिए कि एक तरफ जो ट्रंप हैं गिड़गिड़ाने जा रहे हैं कि भाई जंग रोक दो, जंग रोक दो, दूसरी तरफ इधर क्या है कि रशिया में बम की प्रैक्टिस हो रही है कि आगे एक बार तुम भी तो ताकत तो देखो यार सामने से। क्या रोज परमाणु धमकी देते हो, रोज क्या कहते हो कि हम सेंसन्स लगा देंगे, बारी देखो ताकत, थोड़ा सा तो नज़ारा देखो। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर ईरान से निकल के सामने आ रही और ईरान ने इस बार बड़ी ही नजाकत भरे तरीके से पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा मारा। एक संस्था है IAEA, ये भाई साहब पूरी दुनिया के परमाणु प्रोग्राम पे नज़र रखते हैं। बेसिकली घूम फिरा के अमेरिका को जाके जानकारी दे देते कहाँ पे क्या है। IAEA ने पिछली बार भी पाकिस्तान वाले मामले में पाकिस्तान भेजा गया था इनको, ये गए थे देखने। बीच में रशिया से यूक्रेन की तरफ भी ये गए थे, उसके बाद ईरान में भी ये गए। अभी क्या इन्होंने कहा कि हम ईरान फिर से आएंगे चेक करने, बातचीत करने। ईरान ने कहा ठीक है आओ यार स्वागत है। बीच में पार्टनरशिप इन्होंने खत्म कर दी थी ईरान ने, लेकिन ईरान ने कहा कि ठीक है और स्वागत है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे इन्होंने आने की बात की अचानक से ईरान ने कहा देखो ठीक है आ तो रहे हो, बातचीत हो जाएगी, बातचीत पॉसिबल, लेकिन अगर ये तुम सोचो कि हम तुमको अपने न्यूक्लियर साइट्स दिखाएंगे, वहां पे तुम्हारा विजिट करवा देंगे, तो इस चक्कर में मत आना। आ रहे हो हमारे साइंसदान से बात करो, वो भी कॉन्फ्रेंस के जरिए, बहुत सामने से बात नहीं हो पाएगी, और ना ही हम तुमको अपनी किसी न्यूक्लियर साइट पे लेके चलेंगे। तो ये जो 4 चीज़ें तुम छोड़ दो, बाकी तुम आओ बातचीत करो। अब आप सोच के देखिए कि ईरान इस कदर मुस्तैदी और महफूजी के साथ अपने प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ रहा कि कोई चाहकर भी अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। इजराइल जो कुछ कर सकता था इस कदर खुद ही गिर गया कि पूरी दुनिया उसको क्रिटिसाइज कर रही, थूक रही। तो नई जंग को ये अलाउ कर नहीं सकते अपने ऊपर, ना ही उसका बोझ झेल सकते हैं। अमेरिका खुद परेशान है इधर एक और नई जंग सुलझाने में, तो वहाँ इनकी कोई बात बनेगी नहीं। खैर एक और खबर अब आपको भारत की दे देता हूँ। अभी अंधभक्तों के नए पापा बने थे चाइना वाले। आपने सुना होगा कि मोदी चाइना जाएंगे, अब तो चाइना से हमारी दोस्ती होगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम अमेरिका के मुंह में मूत देंगे, तमाम चीज़ें। चाइना ने एलएसी के पास अपना रेलवे ट्रैक बना लिया, वही एलएसी जिसको लेके भारत और चाइना का विवाद है। वहाँ पे अपना रेलवे ट्रैक बना के अपना स्टेशन बना लिया और हमारे रेड आई फाँफा कुछ कर नहीं पाए। किए क्या वो आप जान लो। अडानी साहब के लिए बड़ी खुशखबरी है, पूरी दुनिया के सबसे अमीर 20 लोगों में उनका नाम शामिल हो गया। पैसे की बरसात हुई, कहाँ से हुई क्या हुई सबको नहीं पता भाई, कुछ तो उनका अपना एक मामला चलता होगा, कोई जिन विन होगा जो उनको पैसा दे देता होगा। अचानक से टॉप 20 में उनका नाम शामिल हो गया। अचानक से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जेल चले जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि फर्जी वोट का मामला सुप्रीम कोर्ट में तैर रहा। यानी अब दावा किया जा रहा है कि जो मोदी साहब की सरकार बनी है फर्जी वोटों से बनी है। पैसा किसने दिया, क्या दिया, सरकार बनाने में ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अचानक से अंबानी और अडानी को बड़ा फ़ायदा हुआ और सबसे ज़्यादा अडानी साहब को फ़ायदा हुआ। हमारी सेना इतनी मजबूत है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री साहब ऐसे हैं कि अचानक से एलएसी के पास
रेलवे ट्रैक बन गया, हम कुछ कर नहीं पाए। लेज़र आई, हमारे जो जयशंकर साहब हैं, उनकी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया इस कदर मान चुकी है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। एक हमारा दोस्त था बलूचिस्तान, जिससे हम कुछ उम्मीद लगा सकते थे कि पाकिस्तान में कुछ करवा सकते थे। अचानक से अमेरिका ने बलूचिस्तान को टेररिस्ट का दर्जा दे दिया। अब क्या हुआ कि बलूच के लोग जो हैं वो आतंकवादी हो गए अपने ही देश में। और यहाँ पे भी भारत की हार है, चूँकि उसने सिर्फ और सिर्फ भारत से मदद मांगी थी। भारत पाकिस्तान की लड़ाई में उसने भारत के पक्ष में हथियार भी उठाए थे, लेकिन हमारे देश की मोदी सरकार यहाँ भी हाथों में चूड़ियाँ पहन के बैठ गई। बस इतनी उपलब्धि है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खैर, गजा की बात करते हैं। गजा में लगातार हमले तेज हैं। सिर्फ आपकी दुआएं अब उन लोगों को बचा सकती हैं। कोई भी इस्लाम का सूरमा इसमें कूदने वाला नहीं है। अरब कंट्रीज़ खामोश हैं, पूरी दुनिया देख रही है तमाशा, और ये तमाशा ये लोग तब तक देखेंगे जब तक गजा फूंक के हटा नहीं दिया जाता। खैर, तो फिलहाल ये पूरी खबर थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।